हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही ये जो घटनाएं मुझे मिली हैं, ये घटनाएं मुझे सारी रेडिट से मिली हैं। इनके सही होने का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्वॉलन नाम की एक लड़की के साथ घटी थी जो कि एम्स्टर्डम की रहने वाली है। और अब आगे की घटना मैं आपको स्वॉलन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम स्वेलन है। ये घटना मेरे साथ 2010 में घटी थी। मेरी दादी की काफी ज्यादा उम्र हो गई थी। उनकी उम्र करीब 80 से 85 साल की थी, इसलिए इतनी उम्र में उनका तबीयत खराब होना बहुत स्वाभाविक बात थी। उनकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि वो उनको बहुत मानते थे। हमारे घर में मैं, पापा, मम्मी और दादी ही रहते थे। दादी के जाने के बाद घर काफ़ी सूना हो गया था और उनका कमरा भी। उनका कमरा पापा मम्मी के रूम के जस्ट ऊपर ही था और मेरा रूम दादी के रूम के बगल में। मैं दादी से अक्सर बात किया करती थी और रात में जाके उनसे कहानियां भी सुना करती थी। मुझे उनसे कहानियां सुनना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। जब दादी गुजरी तो मेरी उम्र करीब 11 या 12 साल की थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उनसे अक्सर कहानियां सुना करती थी, लेकिन जिस दिन दादी मुझको वो कहानी सुना रही थी, उस कहानी के अंत होने से पहले ही दादी को बहुत जोर से सीने में दर्द होने लगा। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उनकी मौत हो गई। वो जो कहानी मुझको सुना रही थी, वो कहानी वो पूरी सुना भी नहीं पाई। जिस दिन दादी की मौत हुई उसी रात मैं अपने कमरे में ही सो रही थी। मुझे दादी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जब से मैंने होश संभाला है, मेरी दादी अक्सर मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी। शायद वो पहली बार था कि मैं उनसे बिना कहानी सुने सोने जा रही थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैं उसी कहानी के बारे में सोच रही थी जो मुझे सुना रही थी। वो हमेशा मुझे नई नई कहानियां सुनाया करती थी। वो जो आखिरी कहानी मुझे सुना रही थी, उसका अंत मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे दादी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मैं उस कहानी के अंत के बारे में भी सोच रही थी। मैं उनको याद करते करते सो गई। मुझे आज भी साफ साफ याद है, उस वक्त रात के करीब 1 या 2 बज रहे थे। मेरा कमरा दादी के कमरे के बगल में ही था। मुझे उनके कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो आवाज इतनी जोर की थी कि वो मेरे कमरे तक भी आई। हालांकि दादी जब भी कमरे से बाहर निकलती थी और अपने कमरे का दरवाजा खोलती थी, उस दरवाजे के खुलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दिया करती थी। उस रात भी वही हुआ। मैं सो रही थी और मुझे ऐसा लगा कि दादी की अलमारी से कोई चीज नीचे गिरी। मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि अब तो दादी नहीं है तो उनके कमरे में कौन होगा। उस वक्त काफी ज्यादा रात हो रही थी। मुझे लगा कि शायद पापा या मम्मी उनके कमरे में गए होंगे, लेकिन वो लोग रात में उनके कमरे में आखिर जाके करते भी क्या। मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया और मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और तभी अचानक से दादी के कमरे का दरवाजा खुलने लगा। और वो आवाज भी मुझे सुनाई दी। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा खुला, मेरी नजर मेरे कमरे के दरवाजे पर गई, जो कि बंद था। उसके दूसरी तरफ से मुझे दादी के कमरे के दरवाजे की आवाज आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात भी काफी ज्यादा हो गई थी और कमरे में भी अंधेरा था। मैं चुपचाप अपने बेड से नीचे उतरी
और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे जा रही थी। जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोला और बाहर कॉरिडोर में झांक के देखा तो कॉरिडोर में भी काफी ज्यादा अंधेरा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज थी किस चीज की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादी के कमरे का दरवाजा खोला किसने। मैंने मम्मी पापा को आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। उन लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई। उसके बाद मुझे दोबारा दादी के कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई, और इस बार जब मैं हल्का सा और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि दादी के कमरे का दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खुल रहा है। उस दरवाजे को जैसे ही मैंने अंदर की तरफ खुलते हुए देखा, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। मैं हल्का फुल्का डर भी रही थी, लेकिन मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर आई और दादी के कमरे के अंदर देखने लगी। उनके कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था और मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दादी वही कमरे में ही है, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रही थी। मैंने उनको आवाज दी, दादी आप हो क्या? मेरी आवाज भी उनके कमरे में और पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे देख रही हैं। जहां पर दादी का बेड था उसी के कुछ ही बगल में उनका कबर्ड था। वो कबर्ड भी मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस कबर्ड के पास अंधेरे में कोई खड़ा है। अंधेरे में वो चीज मुझे हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं समझ गई थी कि वहां पर कोई है। मुझे लगा कि शायद वहां पर मम्मी या पापा है, जो कि अंधेरे में मुझे खड़े होकर देख रहे हैं। दादी के कमरे के लाइट का स्विच दरवाजे के जस्ट बगल में ही था और मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने तुरंत उस स्विच को ऑन किया और उनके कमरे में उजाला हो गया। जैसी लाइट जली, मैंने देखा कि उनका कमरा पूरा खाली है, अंदर कोई भी नहीं था। और जिस सामान के नीचे गिरने की आवाज मुझे सबसे पहले उनके कमरे से आई थी, वो था उनका चश्मा। वो चश्मा उनके बेड के पास ही गिरा हुआ था। मैं उनके बेड के पास गई और मैंने उनके चश्मे को उठा के दोबारा उनके बेड के बगल की टेबल पर रख दिया। और जैसे ही मैं पीछे घूमी, उनके कमरे का दरवाजा फिर से अचानक से धीरे धीरे बंद हो गया और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उनके कमरे का दरवाजा बंद होते ही मैं थोड़ा चौंक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंख में आंसू आ गए थे और मैं धीरे धीरे दोबारा उनके कमरे के दरवाजे की तरफ जा रही थी। जब मैं उस दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैं दोबारा पीछे घूमी तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने दोबारा उनके कमरे का दरवाजा खोला और उनके कमरे से बाहर निकल गई और स्विच को मैंने खुला ही छोड़ दिया और दरवाजे के बाहर जाके खड़ी हो गई। कॉरिडोर में काफी ज्यादा अंधेरा था। मैंने दादी के कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया था। उनके दरवाजे के नीचे से ही लाइट निकल के हल्की फुल्की कॉरिडोर पे आ रही थी। उनके रूम की लाइट अंदर से जल रही थी और तभी अचानक से उनके रूम की लाइट बंद हो गई और वो रोशनी जो उनके कमरे के दरवाजे के नीचे से आ रही थी वो भी गायब हो गई। कॉरिडोर में दोबारा अंधेरा हो गया और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये सब कैसे हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ धीरे धीरे जाने लगी और जैसे मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ी, मुझे दादी के कमरे के अंदर से उनकी आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। उनकी आवाज सुनते ही मैं रुक गई और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे और मेरे माथे से पसीना निकल रहा था। मेरे गले से इतनी आवाज तक नहीं निकल रही थी कि मैं चिल्ला के मम्मी या पापा को बुला सकूं। और तभी मैं उनके कमरे के बाहर ही बैठ गई। मैं इतना डर गई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दादी की वो आवाज मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। मैं उनकी आवाज को सुन रही थी और वो मुझे दोबारा वही कहानी बताने लगी जो वो आखिरी वक्त पे मुझे सुना रही थी। उन्होंने वो कहानी मुझे दोबारा सुनाई और मैंने उस कहानी को दोबारा अंत तक सुना। मैं वहां से हिली तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि दादी की उस आवाज ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर ही बैठी थी।
मैं चाह के भी अपने कमरे में जा नहीं रही थी और दादी के कमरे के दरवाजे को खोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं थी। उस कहानी को सुनते सुनते मैं उन्हीं के कमरे के दरवाजे के बाहर लेटी हुई थी और वहीं पर लेटे लेटे सो गई। मेरी आंख कब लगी मुझे खुद भी पता नहीं। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि पापा मुझको उठाने आए हैं। उन्होंने देखा कि मैं दादी के कमरे के बाहर ही लेटी हुई हूँ। उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की। मैं इतनी ज्यादा नींद में थी कि मैं उठ ही नहीं रही थी। तभी उन्होंने चिल्ला के मम्मी को भी ऊपर कमरे के पास बुला लिया और मम्मी ने मुझे देखा कि मैं जमीन पर ही सो रही हूँ। वो मुझे उठा के तुरंत मेरे कमरे के अंदर ले गई और उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर मैं वहां पर क्यों सो रही थी। मैंने उनको बताया कि रात में दादी ने मुझे दोबारा वही कहानी सुनाई जो वो आखिरी वक्त पे मुझे सुना रही थी। मम्मी पापा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उनको बताया कि रात में मैं दादी के कमरे के अंदर गई थी और मैंने उनको उनके कमरे में देखा। मैंने मम्मी पापा को ये भी बताया कि उन्होंने अपने कमरे में लाइट भी बंद की थी और उन्होंने वो पूरी कहानी मुझे सुनाई जो मैं आखिरी वक्त पे उनसे सुन रही थी। मेरी इस बात पर मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि शायद मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है या फिर मैंने कोई अजीब सा सपना देखा है। उनको लग रहा था कि दादी के जाने का गम मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरीके से बैठ चुका है, इसलिए मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो लोग मुझे उसी वक्त एक डॉक्टर के पास भी ले गए। मैंने डॉक्टर को अपनी सारी बात बताई, लेकिन डॉक्टर ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि मैं लगातार दादी के बारे में इतना सोच रही थी कि शायद मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ हो, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो सब सच था। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और घर भेज दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और फिर मैंने भी उन्हें उस चीज़ के बारे में बताना बंद कर दिया। अगली रात में जब मैं दोबारा अपने रूम में सो रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दोबारा दादी के बारे में ही सोच रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं अपने बेड से उठी और मैंने दादी के कमरे को खोला और मैं उनके कमरे के अंदर चली गई। उनका कमरा उस वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब और शांत लग रहा था। मैं चुपचाप जाके उनके बेड पर सो गई और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दादी मेरे बगल में ही लेटी हुई हैं, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने उनके कमरे की लाइट भी बंद नहीं की और मैं उसी बेड पे सो गई। जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैंने देखा कि दादी के बिस्तर की चादर मेरे ऊपर पड़ी हुई है और वो चादर मेरे ऊपर किसने डाली मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो दोनों रात में दादी के कमरे में मुझे देखने आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं आए थे। मुझे इस बात से यकीन तो हो गया था कि दादी अभी भी अपने कमरे में है। उस दिन के बाद से मैं रात में दादी के कमरे में ही सोने लगी। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और इसी तरह ही मैं बड़ी हो गई। हालांकि अब मुझे दादी के वहां पर होने का एहसास नहीं होता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि दादी मेरे साथ ही हैं। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना घटी थी ब्रेंड नाम के एक लड़के के साथ, और अब आगे की घटना मैं आपको ब्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ब्रेंड है और ये घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। हमारी फैमिली ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, हम बहुत गरीब थे। अभी हाल ही में मेरी जॉब लगी है और जिसमें मैं अच्छा कमा रहा हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पापा की अच्छी जॉब नहीं थी। बहुत मुश्किल से ही हमारा घर चलता था। हमारे घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी ही रहते थे। एक छोटा भाई भी था, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादातर खराब रहती थी। हम लोग नई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे पापा ज़्यादातर सेकेंड हैंड चीज़ें ही लेते थे जो कि उनको बहुत अच्छे दाम पर मिल जाती थी। उसी से ही हमारी फैमिली का गुजारा होता था। शायद ही हमारे घर में कोई नई चीज़ थी उस वक्त। एक बार ऐसे ही पापा जिस दुकान से सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद के लाते थे वो दोबारा उसी दुकान पर गए। वहाँ पर एक फैमिली के कपड़े आए हुए थे। उन कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा था
कि उनको इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। पापा ने जब उन कपड़ों के बारे में उस दुकानदार से पूछा तो उसने बताया कि ये एक फैमिली के कपड़े हैं जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। उनके घर में अचानक से कोई बीमारी हो गई और सब लोग खत्म हो गए। उनके सारे कपड़े और सारे सामान धीरे धीरे करके बेच दिए गए और ये कपड़े उन्हीं के पुराने कपड़े हैं। उन कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि उनको पहना ही नहीं गया है। उस वक्त हमारे घर में भी कपड़े नहीं थे, तो पापा ने उन कपड़ों को सस्ते दाम पे खरीद लिया। उनमें कुछ छोटे बच्चों के कपड़े थे जो कि मेरे और मेरे भाई के अच्छे से फिट आ रहे थे, और उसमें एक औरत के कपड़े थे और 2 आदमी के कपड़े जो कि मेरी मम्मी और पापा को भी फिट बहुत अच्छे से आ रहे थे। उन कपड़ों को पापा लेके घर ले आए और उन्हें घर की अलमारी में टांग दिया। पहले मम्मी ने जब उन कपड़ों को देखा तो मम्मी को वो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन कुछ देर बाद मम्मी को उन कपड़ों से बहुत ही अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आने लगी। वो उन कपड़ों को देख के कहने लगी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इन कपड़ों को जहाँ से लाए हो वहाँ पर वापस भेज दो। मम्मी की ये बात सुन के पापा को भी बहुत अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ये कपड़े उनको काफ़ी अच्छे दाम पर मिल गए हैं और ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं। मम्मी की बात उन्होंने नहीं मानी और पापा ने फिर उन सारे कपड़ों को दोबारा उसी कबर्ड में टांग दिया। मम्मी ने उनसे बार बार कहा कि वो उन कपड़ों को बाहर फेंक दें, लेकिन पापा ने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी। इसी बात पर मम्मी और पापा की बहुत बुरी तरीके से लड़ाई भी हो गई। मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब थी, इसलिए उन लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा एक दूसरे से बहस नहीं की और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे और उन दोनों लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। मैं और मेरा छोटा भाई यही कोशिश कर रहे थे कि मम्मी पापा एक दूसरे से बात करने लगे। उन कपड़ों के घर में आते ही हमारे घर में लड़ाइयाँ चालू हो गई। वो काफ़ी अजीब था। एक बार रात में पापा, मम्मी और हम सब सो रहे थे। मुझे पापा मम्मी के कमरे से लड़ाई करने की आवाज़ आई। मेरे भाई की तबीयत खराब थी। मेरी और उसकी दोनों की आंखें उस आवाज़ से खुल गई। मम्मी पापा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लड़ाई कर रहे थे। मैंने अपने भाई से बोला कि तुम यहीं पर लेटे रहो, मैं देख के आता हूँ कि आखिर वो दोनों इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं। उस वक्त रात के करीब 1 या 2 बज रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और हर जगह काफ़ी ज़्यादा शांति थी। उन दोनों की लड़ाई की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मैं जब उनके कमरे में गया और उनके कमरे के दरवाजे को नॉक किया तो वो पहले से ही खुला हुआ था। जब मैंने उनके कमरे के दरवाजे के अंदर झांक के देखा तो मैंने देखा कि उन दोनों ने वही कपड़े पहने हुए हैं जो पापा लेकर आए थे। मम्मी ने उस औरत के कपड़े पहने हुए थे और पापा ने उस आदमी के। रात के 2 बजे वो दोनों वही कपड़े पहन के एक दूसरे से बहुत बुरी तरीके से झगड़ा कर रहे थे। मुझको ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। वो लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनके कमरे की लाइट खोली और देखा तो वो दोनों वहीं पर ही खड़े होकर एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों इस वक्त रात में लड़ाई क्यों कर रहे हो। फिर वो दोनों अचानक से मेरी तरफ गुस्से से घूर के देखने लगे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं दोबारा अपने कमरे में चला गया और उन दोनों की लड़ाई फिर से चालू हो गई। वो दोनों रात भर लड़ते रहे और फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गईं। हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं और मेरा भाई हम दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उन दोनों को हुआ क्या था। अगले दिन सुबह जब मैं और मेरा भाई ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे हुए थे तो हम दोनों ने उनसे पूछा कि आखिर वो लोग रात में लड़ क्यों रहे थे। उन दोनों ने हमारी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। मम्मी ने बोला कि उनको रात की लड़ाई के बारे में कुछ भी याद नहीं है और वही चीज़ पापा ने भी बोली। उन दोनों की बात को सुन के मैं और मेरा छोटा भाई दोनों लोग हैरान हो गए थे। इस बारे में फिर मैंने मम्मी पापा से किसी भी तरह की कोई भी बहस नहीं की और चुपचाप अपने स्कूल चला गया। अगली रात को फिर से मैं और मेरा भाई जब अपने कमरे में सो रहे थे तो हमें रात के करीब 1 बजे किचन से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। हमारे घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। इस बात का मुझको और मेरे भाई को बहुत अच्छे से पता चल चुका था और मैंने मम्मी पापा के कमरे के अंदर देखा
जब मैंने उनके कमरे के अंदर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो दोनों अपने रूम में नहीं थे। और फिर दोबारा किचन के अंदर से किसी प्लेट के गिरने की आवाज आई। मैं जब किचन में गया तो मैंने देखा कि पापा कुछ बना रहे हैं और मम्मी डाइनिंग टेबल पर बैठ के कुछ खा रही हैं। रात के 1 बजे वो लोग क्या कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कॉरिडोर के साइड में ही खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था और तभी पीछे से मेरा भाई भी आ गया। वो भी मेरे साथ खड़े होकर कॉरिडोर में मम्मी पापा को देख रहा था। पापा गैस पर कोई चीज बॉईल कर रहे थे। वो क्या चीज थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मम्मी टेबल के ऊपर बैठ के कुछ खा रही थी। जब मैंने ठीक से देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। मम्मी टेबल पर बैठ के एक कच्चे मांस का टुकड़ा खा रही थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से खा रही थी, जैसे कि कोई जानवर खाता है। उसको देख के मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा हैरान हो गए। फिर अचानक से खाते खाते वो दोनों एकदम शांत हो गए और हम लोग भी एकदम शांत होकर उनको देखते रहे। मम्मी पापा दोनों एक साथ मेरे और मेरे भाई की तरफ देखने लगे और हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। उन दोनों ने उस वक्त उन्हीं कपड़ों को पहना हुआ था जो कपड़े पापा लेकर आए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। मैं और मेरा भाई हम दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए और वो दोनों हमें लगातार घूर रहे थे। जैसे ही हम दोनों अपने कमरे के अंदर पहुंचे, हम दोनों ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी कुछ देर बाद हमारे दरवाजे पे हमारे मम्मी और पापा नॉक करने लगे। हमें साफ साफ पता चल रहा था कि वही हमारे दरवाजे के पीछे हैं। वो इस बार दरवाजे को बहुत ही बुरी तरीके से खटखटा रहे थे, जैसे वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा डर गए थे। हमने उन दरवाजों को नहीं खोला। वो दोनों लोग दरवाजे को काफी देर तक खटखटा रहे थे और तभी पापा की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। वो आवाज पापा की ही थी, लेकिन इस बार वो आवाज काफी ज्यादा अजीब थी। हमने उनकी बात सुनने के बाद भी दरवाजे को नहीं खोला और फिर कुछ देर बाद मम्मी की आवाज आने लगी। मम्मी ने भी हमें दरवाजा खोलने के लिए बोला, लेकिन हमने दरवाजे को बिल्कुल नहीं खोला। जब उनके कई बार बोलने पर हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग दरवाजे को बहुत बुरी तरीके से तोड़ने लगे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भाई डर की वजह से रोने लगा था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं टूटा तो वो लोग बाहर से कोई बड़ी चीज लेकर आए और दरवाजे को दोबारा तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो दरवाजा तब भी नहीं टूटा और तभी हमें जमीन पे कोई चीज गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुन के हमें ये तो पता चल गया था कि वो कोई लोहे से बनी हुई चीज है। कुछ देर बाद वो आवाजें आना बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। रात के 3 बज रहे थे। मैं और मेरा भाई हम दोनों लोग जग रहे थे और सब कुछ एकदम शांत हो गया था। हम दोनों पूरी रात नहीं सोए और अपने कमरे में ही चुपचाप बैठे हुए थे। फिर सुबह हुई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। हम दोनों की हिम्मत कमरे से बाहर निकलने की बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और तभी हमारे कमरे पे दोबारा नॉक हुआ। वो कोई और नहीं, मम्मी थी जो हमें दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। इस बार उनकी आवाज नॉर्मल लग रही थी, जैसे कि वो होती हैं। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को दोबारा खोला और मैंने देखा कि वो मम्मी थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर हमें हुआ क्या है। हम उनको कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि रात में उन दोनों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। उनको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मम्मी पापा हम दोनों को ब्रेकफास्ट टेबल पर बुलाए और हम लोगों से बात की। हमने उनको सारी चीजें बताई, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। पापा अपने काम पे दोबारा वापस चले गए और मम्मी किचन में काम करने लगी। जब मम्मी टेबल से उठ के किचन की तरफ जा रही थी तब उन्होंने हमसे पूछा कि किचन में रखा हुआ चाकू आखिर दिन में हमारे रूम के बाहर कैसे पड़ा हुआ था। जब मम्मी ने ये बात हम लोग को बताई तो मैं और मेरा भाई दोनों लोग हैरान हो गए। रात में जिस लोहे की चीज की गिरने की आवाज हमें तब सुनाई दी थी जब मम्मी पापा हमारे रूम को खटखटा रहे थे, वो लोहे की चीज कुछ और नहीं, किचन में रखा हुआ एक चाकू था जो वो हमारे लिए लेकर आए थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था
कि ये सब उन कपड़ों की वजह से ही हो रहा है। पापा अपने काम से जा चुके थे और मम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं और मेरा भाई हम दोनों लोग उनके कमरे में गए और दोबारा उनकी अलमारी को खोल के उन कपड़ों को बाहर निकाला और उन कपड़ों को चुपचाप जाके पीछे बैकयार्ड में जला दिया, और इसके बारे में हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अगली रात दोबारा हुई और वो एकदम नॉर्मल रात थी। इस बार मम्मी पापा ने किसी भी तरीके की कोई भी हरकत नहीं की। हालांकि डर की वजह से मुझे और मेरे भाई को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन हम दोबारा यही सोच रहे थे कि कहीं अगर उन्होंने ऐसा कुछ हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो हम दोनों अपने बचाव में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हुआ और वो रात बाकी हर रात की तरह एकदम नॉर्मली गुजर गई। मैंने मम्मी पापा से दोबारा उन कपड़ों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वो कपड़े अचानक से उनके कबर्ड से गायब हो गए। हालांकि मैंने और मेरे भाई ने उनको ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि हमने उन कपड़ों को जला दिया है। हमने मम्मी पापा से दोबारा पूछा कि पिछली 2 रातें आप लोगों की कैसी गई। उन्होंने बताया कि पिछली 2 रातें उनको कुछ ढंग से याद नहीं। वो लोग रात में सो जाते थे और दिन में जल्दी उठ के अपना काम करते थे। इस घटना के बारे में हमने बाद में मम्मी पापा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया और हमने भी फिर दोबारा उनसे इस बारे में बात नहीं की। लेकिन ये रात बहुत ही अजीब घटी और उन कपड़ों में जो कुछ भी था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। शायद उन कपड़ों में कोई ईवल एंटिटी थी जो हमारे मम्मी पापा को थोड़ा थोड़ा करके अपने कब्जे में लेती जा रही थी। लेकिन वक्त रहते हमने उन कपड़ों को जला दिया और हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना रॉबिन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको रॉबिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रॉबिन है और ये घटना मेरे साथ 1998 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र करीब 20 साल की थी। मैं और मेरे पापा अक्सर दादा दादी से मिलने उनके घर जाया करते थे। पापा, मैं और मम्मी शहर में रहा करते थे और जब भी कभी पापा की छुट्टियां होती थी तो वो मुझको लेके दादा दादी के पास चले जाया करते थे। जहां पर दादा दादी का घर था उसके पीछे बहुत बड़ा सा जंगल था। पापा ने मुझको बताया कि जब वो छोटे थे तो वो उसी जंगल में अपने एक दोस्त के साथ खेलने जाया करते थे। मैंने पापा से कहा कि मुझे भी आप वहां पर ले चलिए। वो जंगल पापा का देखा हुआ था, हालांकि वहां पर कोई भी जंगली जानवर नहीं था। वो जंगल काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन पापा उसके ज्यादा अंदर नहीं जाते थे। पापा मुझे वहां पर ले नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे काफी जिद करने के बाद वो मुझको वहां पर ले गए। लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि मैं ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रुकूंगा और वो मुझे लेके जल्दी वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें घर वापस जाना था। दादा दादी ने पापा को मुझे वहां पर ले जाने से मना किया, लेकिन मैं नहीं माना और मैं जबरदस्ती उनके साथ वहां पर चला गया। जब मैं पहली बार उस जंगल के अंदर गया तो वो मुझे काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन पापा ने मुझे वहां के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताई कि मुझे उनकी बातें सुन के वो जंगल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि वो कैसे अपने दोस्त के साथ यहाँ पर खेला करते थे और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अक्सर सर्दियों के वक्त वो और उनके दोस्त कैसे यहाँ से लकड़ियाँ उठाकर ले जाया करते थे। जब वो मुझको ये बात बता रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुके और फिर दादा दादी के घर पे वापस चले गए। पापा को कुछ ज़रूरी काम था। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं दादा दादी के घर पे कुछ देर के लिए रुक जाऊं और वो शाम को आके मुझे वहाँ से ले जाएंगे। मम्मी भी घर पर नहीं थी, तो मैं दादा दादी के घर पे एक दिन के लिए रुक गया। मैं उनके यहाँ बोर हो रहा था। दादा सो गए थे और दादी बैठ के अपना काम कर रही थी। मैंने दादी से बोला कि मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, क्या मैं पीछे जंगल की तरफ जाके खेल सकता हूँ? दादी ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए मना किया। उन्होंने बोला कि जब पापा आ जाएंगे तो मैं दोबारा उनके साथ चला जाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे अकेले वहाँ पर जाने से मना किया। मैंने उनकी बात मान ली और मैं वहाँ पर नहीं गया। कुछ देर बाद दादी भी आराम करने लगी और वो सो गई और मैं घर पर बैठ के बोर हो रहा था। पापा के भी आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम था।
हल्की फुल्की शाम होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल का एक राउंड मार के चला आऊं। जब मैं जंगल में गया तो उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा शांति थी। वहां पर हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी, जिसकी हवा चलने से पेड़ की टहनियां आपस में हल्की फुल्की लड़ रही थी और अजीब सी आवाज हो रही थी। इतनी शांति मैंने पहली बार किसी जंगल में देखी थी। वो एकदम शांत था। वहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं कुछ देर तक तो वहां पर रुका, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां से जाना चाहिए। मैं दोबारा वापस घूमा और दादा दादी के घर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही जंगल से बाहर निकलने ही वाला था, मुझे मेरे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, और वो आवाज एक बच्चे की थी। मुझे उस आवाज को सुन के इतना तो पता चल गया था कि वो आवाज किसी बच्चे के ही है। मैं जैसे ही पीछे घूमा, मैंने देखा कि पेड़ के पास एक बच्चा खड़ा है। उसकी उम्र करीब 16 या 17 साल की होगी। उस बच्चे ने काफी पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे। उसने मुझको अपना नाम एडविन बताया। मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने मुझे बताया कि उसका नाम एडविन है और वो अक्सर यहाँ पर आया करता है। एडविन ने मुझसे बोला कि उसने पहली बार मुझे देखा है। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर भी पहली बार आया हूँ। यहीं पास में ही मेरे दादा दादी का घर है और मैं अपने डैड के साथ पहली बार इस जंगल को देखने आया था और अब मैं वापस जा रहा हूँ। एडविन ने मुझे रोकने की कोशिश की। एडविन ने मुझसे बोला कि मैं कुछ देर वहां पर रुक के उससे बातें करूं, लेकिन मुझे वहां पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैंने भी एडविन से बोला कि तुम यहां से चले जाओ, शाम होने वाली है और मैं भी अपने घर जा रहा हूं। मेरे ये बोलते ही वो बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। उसने मुझसे बोला कि अगर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा तो वो मुझे मारेगा। उसका ये बर्ताव देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मुझे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैं जैसे ही भागा, एडविन ने मुझे चिल्ला के रोकने की कोशिश की। उसने मुझसे बोला कि मैं रुक जाऊं, उसे अकेला छोड़ के ना जाऊं, उसका कोई भी दोस्त नहीं है। वो ये पूरी बात चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था। मैं जंगल से बाहर आ गया और जंगल के बाहर तक उसकी चिल्लाने की आवाज मुझको साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैं दादा दादी के घर के अंदर चला गया। मैं जब घर के अंदर गया तो दादा दादी उस वक्त भी सो रहे थे। उनको ये भी नहीं पता चला था कि मैं कब जंगल से जाके वापस आ गया। शाम हो चुकी थी और पापा भी आ गए थे। पापा ने मुझसे बोला कि अब हमें घर चलना चाहिए, मम्मी हमारा और उनका इंतजार कर रही होंगी। मैंने और पापा ने दादा दादी के यहाँ डिनर किया। उसके बाद हम लोग उनकी कार से घर वापस जा रहे थे। जब हम उनके घर वापस जा रहे थे तो पापा ने मुझसे पूछा कि मैंने पूरा दिन क्या किया। तो मैंने उनको अपने पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में बताया, लेकिन मैंने इस चीज में उनको जंगल के अंदर जाने के बारे में नहीं बताया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के के बारे में उन्हें बताने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने पापा से बोला कि उनके जाने के बाद दादी दादा सो गए थे और उसके बाद मैं उस जंगल के अंदर गया था। जब मैंने पापा को ये बात बताई तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे बिना बताए उस जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए था। ये बात मैं उनको बता ही रहा था, तभी मैंने पापा से बोला कि उस जंगल में मुझे एक लड़का भी मिला। जब मैंने उस लड़के की बात पापा को बताई तो वो बहुत हैरान हो गए। पापा ने बोला कि वहां पर ज्यादातर कोई नहीं जाता है। मैंने उनसे बताया कि वहां पर एक लड़का मुझको मिला जिसका नाम एडविन था और वो मुझसे बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। वो मुझसे बार बार जंगल के अंदर रुकने के लिए बोल रहा था। जब मैंने पापा को एडविन नाम बताया तो उन्होंने शौक में गाड़ी रोक दी। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि तुमने क्या नाम बताया। मैंने उनको बताया कि उस लड़के का नाम एडविन था। मैंने उनको ये भी बताया कि उसकी उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। जब मैंने पापा को ये बात बताई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने मुझसे बोला कि वो दिखने में कैसा था। मैंने उनको बताया कि उसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे और वो काफी ज्यादा गोरा था। उसने काफी पुराने तरीके के कपड़े पहने हुए थे। मैंने जब पापा को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या उसके कपड़े लाल रंग के थे। मैंने उनसे कहा हाँ। मैंने पापा को पहले एडविन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बिना जाने ही बोल दिया कि उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब मैंने पापा को ये बात बताई
तो पापा काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने बीच रास्ते पे ही गाड़ी रोक दी। तो मैंने पापा से पूछा कि आखिर वो ये नाम सुन के इतना हैरान क्यों हो गए हैं। तो पापा ने मुझको बताया कि एडविन उनके दोस्त का नाम था, जिसके साथ वो जंगल में लकड़ियों को उठाने जाते थे। तो मैंने पापा से बोला कि हो सकता है कि आपके दोस्त का नाम और उसका नाम एक ही हो। तो पापा ने बताया कि एक बार जब वो अपने दोस्त के साथ लकड़ियां उठाने गए थे, तब वहां पर काफी तेज आंधी आ गई थी और काफी जोरों से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा आके उनके दोस्त एडविन के सर पे गिर गया और उसकी उसी वक्त मौत हो गई थी। जब ये बात पापा ने मुझको बताई तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद उसके शरीर को जंगल से बाहर ले जाया गया। जब पापा के दोस्त की मौत हुई तो सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। पापा ने यह भी बताया कि दोस्त एडविन के बाल उस वक्त काफी ज्यादा लंबे थे और उसका रंग भी बहुत गोरा था और वो भी काफी ज्यादा जंगल के अंदर रहने की जिद करता था और पापा से अक्सर जंगल में खेलने के लिए बोला करता था। लेकिन उस दिन जब एडविन की मौत हुई, उस दिन के बाद से पापा उस जंगल के अंदर नहीं गए। जब ये बात पापा ने मुझको बताई और पापा से ये बात मुझको पता चली कि मैंने एडविन को देखा है, वो एकदम हैरान हो गए और पापा को इस बात पर विश्वास हो गया कि एडविन की आत्मा आज तक उस जंगल में भटक रही है। पापा मेरी बताई हुई बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एडविन से मिला हूँ, लेकिन उसका हुलिया जब मैंने पापा को बताया तो वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो गए। उसके बाद पापा ने तुरंत गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और घर की तरफ चलने लगे। जब पापा गाड़ी चला रहे थे तो वो काफी ज्यादा हैरान और डरे हुए थे। मैंने पापा से बार बार पूछने की कोशिश की कि आखिर उनको कैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि उनको किसी तरह की गलत फहमी हुई हो, लेकिन पापा ने मुझे बताया कि वो सच में एडविन था और उसकी आत्मा आज तक जंगल में भटक रही है। मैंने पापा से बहुत बार पूछा कि क्या वो जंगल में अब दोबारा कभी जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, उस जंगल में उनकी दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होगी। और ये बात पापा ने मुझे किसी को भी बताने के लिए मना किया और मैंने भी इस बारे में दोबारा कभी पापा से बात नहीं की। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।